हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कॉन्सेप्चुअल सीरीज़। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कंसाइज है। इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। अब ये क्या होता है कि रेगुलर स्कीम में आप जो नॉर्मली आईटीसी का जो रूट होता है आपका, आप टैक्स पे करते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं और साथ में आप आईटीसी ले लेते हैं, वो एक रेगुलर स्कीम है। कॉम्पोजिशन स्कीम किन के लिए है? जो थोड़े से छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका टर्नओवर उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनको इतने लंबे कॉम्प्लिकेशंस में, इतनी चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक छोटा रेट दे दिया जाता है कि ठीक है यार, आप ये XYZ काम करते हो, आप इस रेट से पे कर दो, आपको उतने बड़े प्रोसीजरल और इन सब चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, किस तरीके से उसकी कॉम्पिटिशन होने वाली है, और एलिजिबल होने के बाद भी किन किन सिचुएशंस में आपको उनसे बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो आपके पास सामने आ जाएगी, जिसके अंदर हम इसी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को एनालाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर वाली सीरीज़ के अंदर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कॉम्पोजिशन स्कीम। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ब्रॉडली किस किस टाइप की चीज़ों में ये चीज़ डिवाइडेड है। तो भाई हमारे पास आता है एक सेक्शन नंबर 10 और उसके बाद आता है हमारे पास एक सेक्शन नंबर जो नया थोड़ा सा ऐड हुआ है, रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, सेक्शन नंबर 10 2A। इसके अंदर दो सब सेक्शंस हैं, 1 एंड 2। इन दो चीज़ों के अराउंड हम इन पूरी की पूरी हमारी चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हम देखते हैं उसके अंदर क्या होगा कि सेक्शन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, इसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 10 के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं, जो भी डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 चीज़ों के ऊपर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है। क्या क्या है वो? या तो आप मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेडर हैं ऑफ गुड्स। तो भाई प्रीडोमिनेंटली पहले क्या होता था कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम की चीज़ें थी वो गुड्स के ऊपर मिलती थी, एंड बाद में उसके अंदर सर्विसेज ऐड कर दी गई, ओनली एंड ओनली रेस्टोरेंट सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जो सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज होती हैं, बट उसको एक तरह से सर्विस मान लिया जाता है, बट उसमें गुड्स का एलिमेंट भी बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट को और इन चीज़ों को दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इन सब चीज़ों के अंदर इसका जो टर्नओवर की लिमिट होगी, कुछ तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए ना, कि आपके पास कुछ ना कुछ लास्ट ईयर की जो टर्नओवर है प्रीवियस ईयर की, वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं उस बारे में बात करूं कि भाई अगर लेट्स से कि दिस इज़ 1 अप्रैल एंड अब आगे गोइंग फॉरवर्ड आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है, ठीक है, तो या तो आपका ऑन गोइंग बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका एक नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो सकता है। तो ये दो सिचुएशंस में मान के चलता हूँ कि देयर माइट बी कि आपका एक ऑन गोइंग बिजनेस होगा, या फिर आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया होगा। अब अगर आपका ऑन गोइंग बिजनेस है, दैट मीन्स कि पिछले साल टर्नओवर भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रही होगी, चाहे थोड़ी ही सही, बट कुछ ना कुछ टर्नओवर आपकी होगी। तो उस केस के अंदर लास्ट ईयर की टर्नओवर लेंगे जो कि आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं आप जिसमें काम कर रहे हो, तो आपको 75 लाख से ज़्यादा आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। तो उस केस के अंदर इस करंट प्रीवियस ईयर के अंदर आप अपना कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में बात करूं, इट्स क्वाइट सिंपल कि आपका बिजनेस ही नया है, दैट मीन्स कि भाई लास्ट ईयर आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो देयर वाज नो टर्नओवर टू अकाउंट फॉर। तो इस केस के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप एलिजिबल हैं टू टेक कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर। ओके, यहाँ तक ये फैक्ट हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अभी तक की डिस्कशन बहुत बेसिक थी, अब धीरे धीरे इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने यहाँ पर, चलो आपने पूछोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 1.5 करोड़ या फिर 75 लैक्स। 75 लैक्स के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट डिस्कशन हमारी होगी, फर्दर डिस्कशन हमारी होगी कि वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो भाई वो स्टेट्स हमारे पास जो होंगी वो आ जाएंगी हमारे पास। एक तो 3Ms, ठीक है। 3Ms में क्या क्या आता है हमारे पास? मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर सिक्किम एंड त्रिपुरा, और साथ में नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स के अंदर आपको एक स्टेट और है यहाँ पर, उत्तराखंड।
8 स्टेट हो गई आपकी। ये जो 8 स्टेट्स हैं दीज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर इनमें से किसी भी स्टेट के अंदर आप हो और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहे हो तो आपकी टर्नओवर जो है वो 75 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन दिस केस। ओके, अगेन आई रिपीट, वी आर ओनली डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन नंबर 2। इस चीज़ को हम बाद में अलग से इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसको आप एक बार को भूल जाइए कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इसको हटा ही देता हूँ इनफैक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अभी हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं। टर्नओवर में सबसे पहले तो हमने ये डिफरेंशिएट कर लिया कि ऑल ओवर इंडिया 1.5 CR, बट इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर 75 लैक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारी करने वाले हैं कि भाई जो टर्नओवर लेंगे वो क्या लेंगे, लाइक जो ये 1.5 करोड़ एंड 75 लाख जो अमाउंट तक हम आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। तो भाई क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा, तो आपकी जाहिर सी बात है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, आपकी एक्सपोर्ट और आपका इंटरस्टेट। एक बात मैं आपको यहीं बता दूं कि अगर आप एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट में आप डील कर रहे हो तो एक्सपोर्ट भी अपने आप में इंटरस्टेट मानी जाती है, और अगर आप इंटरस्टेट में डील कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी 1 रुपये की भी अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, इनमें ऐड हो जाती है टर्नओवर में इंटरस्टेट या ये सब चीज़ें, तो इस केस के अंदर आप ऑब्वियसली इंस्टेंटली बाहर हो जाओगे। डजेंट मैटर कि आपकी 1.5 CR या फिर 75 लाख एक्सीड हो रहा है या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो इसमें इंक्लूड होंगी। अब कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होंगी, वो कौन सी है कि भाई ऐसी सप्लाईज जिसमें आपको RCM में टैक्स पे करना है, ठीक है, वो इसमें नहीं ली जाएगी। दूसरी चीज़ आपकी आ जाएगी यहाँ पर कि अगर आपने मान लो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस वो भी इसके अंदर इंक्लूड करके नहीं चलने वाले हम। और उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर जो भी GST टैक्सेस जो भी हैं, सेस वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप हटा के चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जिसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि भाई ये बंदा की जो अब ये जो यहाँ से जो कैलकुलेशन करके जो निकलेगा, अगर वो 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख से नीचे अगर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब द पॉइंट इज़ कि इसके बाद जो हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, मेजर पॉइंट, वो ये बनता है हमारा कि जब हमने टर्नओवर का चलो देख लिया हमने, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखने वाले हैं कि जैसे ही पहली बात तो आपको जो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अगर आपकी एलिमेंट इन सप्लाई के अंदर आ गया तो आप ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर एग्रीगेट। अब जो देखिए एक डिफरेंस है यहाँ पर, एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, ये जो प्रीवियस ईयर का आपको कंप्यूट करना है इसके बारे में यहाँ पर हमने बात की गई है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द करंट प्रीवियस ईयर वाली बात, ये दिस इज़ फॉर द प्रीवियस ईयर। एक चीज़ ये आती है कि अब हम चलो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ हो रही है कि आपने लेट्स से आपकी जो यहाँ से आपका साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, दिस इज़ द 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल में आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। इससे पहले आपका बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी टर्नओवर लिमिट में आती ही नहीं थी, आपकी 20 लाख तक आपकी टर्नओवर पहुँची ही नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 20 लाख तक के जो माइलस्टोन तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, आइदर इन मैनर ऑफ RCM और FCM, सॉरी कॉम्पोजिशन स्कीम या फिर नॉर्मल स्कीम, आपको किसी भी मैनर में आपको टैक्स यहाँ पर नहीं पे करना, ओके। अब क्या हुआ, आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, आपकी टर्नओवर हो गई यहाँ पर 30 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 10 लाख रुपए एक्सीड हो चुके हैं ये अब, और आपको लेना है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो जो प्लस में 10 लाख रुपए आएगा ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस 10 लाख के ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला टैक्स पे करना है। यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होने तक की जो टर्नओवर थी आपकी, उसके ऊपर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का टैक्सेशन नहीं पे करना, आपका GST की लायबिलिटी नहीं बनती। अब आगे क्या होता है कि टर्नओवर बढ़ते आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी 1.5 CR या फिर 75 लाख को भी एक्सीड कर जाती है। तो जिस दिन तक 1.5 CR, लेट्स से कि 75 लाख वाला पॉइंट लेता हूँ मैं, ठीक है, या चलो 150 लाख, ठीक है, लेट्स से 150 लाख रुपीज़, दिस इज़ द पॉइंट, 150 लाख रुपीज़।
अब इस पॉइंट पे आपकी सेल थी 149 लाख, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बट अगले ही दिन क्या हुआ कि आपकी 1 लाख रुपए की सेल और हो गई, तो आप हो गए 150 लाख की कैटेगरी में पहुंच गए। तो जिस दिन आपकी 150 लाख की कैटेगरी आ गई है, दैट इज द डे जिस दिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो चुके होगे। यानी कि इस 149 लाख वाले तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे और उसके बाद आप कॉम्पोजिशन से बाहर हो चुके हो, तो आपको रेगुलर स्कीम में फिर टैक्स पे करना पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो इस तरीके से ये डिस्कशन यहाँ पर होने वाली है। अब तक हमने देखो क्या क्या देखा, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, कि हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि किन 3 लोगों को आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ की गई है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर आ गया मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स, ट्रेडिंग में भी आ गया गुड्स, रेस्टोरेंट की सर्विसेज आ गई, दिस इज अपने आप में एक डिफरेंट सर्विस। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करानी है तो भाई क्या आप उस सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हो? तो द आंसर इज़ येस। अगर आपको कोई भी सर्विस अदर देन कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है तो आप करा सकते हो, टू द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक कि आपका 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, दिस इज द अमाउंट, जितनी अमाउंट तक कि आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो अलॉन्ग विद गुड्स। लेट्स टेक इन फॉर एग्जांपल कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, ठीक है, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, गुड्स के ट्रेडर हो आप, लेकिन आपने क्या किया कि आपने ब्यूटी के ट्रीटमेंट की भी सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आप 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर की टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, उतनी अमाउंट की आप ब्यूटी की ट्रीटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो अलॉन्ग विद योर ट्रेडिंग ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, एक जो पॉइंट सेक्शन नंबर 10(2)(a, नाउ दिस इज होली एंड सोली अबाउट सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज की ही बात चल रही थी, तो लेट्स डिस्कस सर्विसेज फर्दर मोर। सर्विसेज के इसके अंदर क्या होगा यहाँ पर कि भाई आपका 50 लाख रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर है और आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, वी डोंट केयर, पहले सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विसेज कवर थी, अब 50 लाख तक की टर्नओवर में आपको सारी सर्विसेज दे दी। आप चाहे आर्किटेक्ट की सर्विस प्रोवाइड करो या फिर आप कोई इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस प्रोवाइड करो, आप ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस, कुछ भी आप करो, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, बट आपको टैक्स की रेट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होगा। टैक्स का रेट आपका यहाँ पर आ जाएगा 6%, यानी कि 3% CGST एंड 3% SGST। सो दिस इज द होल एंड सोल रिक्वायरमेंट फॉर दैट। तो यहाँ पर अब तक तो हमने देखा गाइज एलिजिबिलिटी, कि भाई आपको कब रजिस्ट्रेशन लेना है, कब आप एलिजिबल रह पाएंगे, किन किन सिचुएशंस के अंदर आप हो पाओगे, और एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या टर्नओवर देखनी है, क्या क्या उसमें से एक्सक्लूड करना है, और अगर टर्नओवर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा। हर चीज़ हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जो भी क्वेश्चन उठाओगे, सोल्व करने की कोशिश करोगे, उसमें आपको मिलेगा कि इन्हीं पॉइंट्स में से वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमने एलिजिबिलिटी तक बात की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई टैक्सेशन भी तो, टैक्स तो पे करना है ना, वो किस तरीके से होने वाला है। तो भाई सबके लिए यहाँ पर अलग अलग रेट यहाँ पर हमें दिए गए हैं। अब वो रेट कैसे कैसे दिए गए हैं यहाँ पर, वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूँ, ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरर, तो भाई मैन्युफैक्चरर के लिए तो रेट ऑफ GST है 0.5% प्लस 0.5%। ओके, अब ये किस अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो भाई ये लगेगा आपकी टोटल टर्नओवर, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई, आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई और आपका निल रेटेड सप्लाई। इन तीनों के ऊपर आपका ये 1% लग जाएगा, ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि दूसरी बात आती है कि अगर आप मान लो केटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से यू आर रेस्टोरेंट सर्विसेज, प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो उस केस में आपका टैक्स रेट बनता है 2.5% CGST, 2.5% SGST, इन टोटल बनता है वो 5%, यहाँ पर था 1%। और यहाँ पर टर्नओवर कौन सी लेंगे, यहाँ पर लेंगे आप सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर इन द स्टेट। यहाँ पर भी सेम आएगा आपका एज इट इज़ कि भाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई, आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई, आपकी निल रेटेड सप्लाई, सबको इंक्लूड करके उसका जो 5% होगा उस पर आपको GST पे करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रेडर की, चलो ट्रेडर की बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10(2)(a की। 10(2)(a के अंदर भी सेम 3%
प्लस 3% इज इक्वल टू 6%। और टर्नओवर कौन सी लेंगे? एग्जैक्टली सेम, टैक्सेबल सप्लाई भी, एग्जाम्प्ट सप्लाई भी, नील रेटेड भी। इस पे 1%, इस पे 5% एंड यहाँ पर आ गया आपका टोटल 6%। अब एक चीज़ अलग किस चीज़ में है ये आपको याद रखना है, ट्रेडर के केस के अंदर। इसमें आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो आपको तो एक नॉर्मली ये चीज़ याद रहेगी कि भाई ये सब इन सब में टर्नओवर बेसिकली सेम है। मैं इन पॉइंट्स को भी हटा देता हूँ। तो अगर मैं इन सारे के सारे तीनों पॉइंट्स की बात करूँ, मैन्युफैक्चरर की बात करूँ तो भी यही टर्नओवर है, रेस्टोरेंट की बात करूँ तो भी यही टर्नओवर है, और 2A की बात करूँ तो भी यही टर्नओवर है। वो क्या है? टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई प्लस नील रेटेड। तो भाई ये तो नॉर्मली है, आपको याद रखना है। जितनी भी टर्नओवर आपको दी गई हो टोटल करो और उस पर आप अपना जो रिस्पेक्टिव रेट है 1%, 5% एंड 6% लगा दो, तो आंसर आपका निकल आएगा। बट जहाँ ट्रेडर की बात आए, ट्रेडर किस तरह से लिखा होगा आपके लिए? होलसेलर लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें लिखी होंगी। अगर ऐसा लिखा आ गया तो आपको सबसे पहले वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी है, और वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि बाकी चीज़ों को हटा के मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर उठानी है, टैक्सेबल सप्लाई मुझे उठानी है बस, और उसके ऊपर मुझे 1% के रेट से लगा देना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। अब अगेन मैं दूसरे पॉइंट से इसको लिंक करता हूं। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे होगे तो आपको सब इंक्लूड करना है, ये सब चीज़ें, ये दोनों अलग हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों अलग हैं। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द सेक ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी अलग है। मैं इसको लिख देता हूं, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी and aggregate turnover for aggregate turnover छोड़ो इसको, turnover for tax liability, turnover for tax liability, these both things are different। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी डिसाइड कर रहे हो, आपके पास वो 4 चीज़ें आएंगी, प्लस आपको जो चीज़ें एक्सक्लूड करनी है वो भी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो तो 2 सिचुएशंस बनेंगी, एक में आपका टैक्सेबल टर्नओवर आएगी और एग्जाम्प्ट आएगी और नील रेटेड आएगी, और दूसरी सिचुएशन जो कि सिर्फ ट्रेडर के लिए है, सिर्फ ट्रेडर देखते ही आप अपने दिमाग को थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले जाना और ये देखना कि भाई अगर मैं सिर्फ ट्रेडर की बात कर रहा हूँ ना, तो उस केस के अंदर मेरे पास सिर्फ टैक्सेबल लूँगा मैं और उसी के ऊपर टैक्स निकालूंगा और किसी को नहीं छेड़ने वाला मैं, ठीक है। बट ये जो डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों पॉइंट्स का गाइज, दिस विल डिटरमाइन कि आपका क्वेश्चन में मार्क्स बचेंगे या कटेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 2 अलग टर्नओवर निकालनी पड़ेगी, एक ये देखने के लिए कि ये बंदा एलिजिबल है कि नहीं है, और दूसरा अगर एलिजिबल निकला तो ये देखने के लिए कि उस पर जीएसटी कितना लगेगा। वो इस मैनर में और इस मैनर में, सेम टर्नओवर को लेके अलग अलग ट्रीटमेंट मत कर देना, वहाँ आप गलत हो जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब की जो थीम, ये सब अब देखो मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, शेयर कर लिए। इसके अलावा जो पॉइंट है मैं आपके लिए देख लेता हूँ इसके अंदर। तो रेट्स हमने डिस्कस कर लिया, और टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना है हमने वो देख लिया, हमें एक्सक्लूड क्या क्या करना है हमने ये भी देख लिया। और एक बात आपके पास ऐसी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स से कि एक बंदा है जिसने इंटर स्टेट सप्लाई प्रोवाइड करानी शुरू कर दी, तो भाई तुरंत वो इनएलिजिबल हो जाएगा, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई वो करा रहा है, उसके बावजूद भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है, तो भाई डिपार्टमेंट उसके ऊपर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 के अंदर प्रोसीडिंग चला सकता है। वो उसको एस्केप नहीं कर पाएगा, उसको वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब जो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको मैं आपको स्टडी मटेरियल से ही दिखा देता हूँ। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल खोल लेते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी थी और क्या क्या चीज़ें हम कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, एक बात हाँ ये ध्यान रखनी है, दिस इज़ वॉलेंट्री एंड ऐसा कोई मैंडेटरी स्कीम नहीं है, ठीक है। देर आफ्टर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 बाइफर्केशन आ गए कि भाई 10(2)(a) एंड 10(1) एंड 2 अलग अलग हैं। उसके बाद हमने देखना है, ये रहे 10(2)(a) एंड 10(1) एंड 10(2), दीज आर सेपरेट प्रोविजंस। अब इसमें टर्नओवर लिमिट है, ये हैं वो 8 स्टेट्स जिनकी लिमिट 75 लाख है, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1.5 CR है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये यहाँ पर चार्ट में बड़ा अच्छे से इन्होंने सब एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अब जो बात है टर्नओवर, अब यह बात आती है हमारे पास कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज, जिसमें 50 लाख की टर्नओवर आपकी होनी चाहिए पिछले साल की। ओके, तो ये जो चीज़ आ गई यहाँ पर। अब इस पर्पसेस के लिए भी
जो एग्रीगेट टर्नओवर है जो आपको कंप्यूट करनी है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 4 चीज़ें, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट। क्या क्या एक्सक्लूड होगा आरसीएम में, जिस पे आप जीएसटी पे कर रहे हो, और आपका टैक्सेस, जीएसटी और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये भी बड़ा अच्छे से चार्ट में इन्होंने दिया हुआ है, आप एक बार देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, तो क्या क्या रेट्स ऑफ टैक्स हैं ये भी हम आप टैक्स के रेट डिस्कस कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो वो वहाँ पर 1% है, प्लस 0.5% प्लस में 0.5%, 1% टोटल। उसके बाद सप्लायर्स ये आ गया हमारे पास 2.5%, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5। अगेन ट्रेडर के लिए 0.5, और जो 10(2)A था उसके लिए 3 एंड 6, तो ये 10(2)A वाला पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया। टर्नओवर इन द स्टेट, ये आपको निकालना है। इसको निकालना है आपको किसी पर्पज़ के लिए, अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है पिछले साल का। और यहाँ पर भी यही पॉइंट है गाइज कि भाई वाइल कंप्यूटिंग द टर्नओवर इन द स्टेट यूटी टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, टैक्स पे करने के लिए क्या क्या इंक्लूड होगा, तो भाई ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। लेकिन अगर मैं ट्रेडर की बात करूँ तो उस केस के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं आएगी, वो यहाँ पर साफ साफ अलग से दे दिया गया है। क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, वो वही सेम चीज़ें हैं कि भाई CGST SGST की अमाउंट एक्सक्लूड करेंगे, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूड करेंगे, और जो सप्लाईज आपकी 1 अप्रैल से लेके एलिजिबल यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होने तक की थी वो भी एक्सक्लूड करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये देखो हर एक केस में एक्सक्लूड होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इंक्लूड होता ही नहीं है, कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होता। लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर आपको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है तो। आगे चलते हैं, ये वही एग्जांपल है, ऐसा सा ही एग्जांपल आपको मैं एक समझा चुका हूँ, और आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पर इसको आप एक रीडिंग दे देना कि किन किन चीज़ों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत, हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो कौन कौन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो लाइवेबल टू जीएसटी है ही नहीं। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग यानी इंटरस्टेट सप्लाई, पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विसेज थ्रू एन ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको एंड एरेटेड वाटर्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें नई ऐड हुई है जो डार्क करी हुई है यहाँ पर। आगे चलते हैं, सप्लायर हु इज़ आइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन NRTP और CTP। नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्लायर ऑफ सर्विसेज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10(1). उसके बाद आता है हमारे पास सप्लायर एंगेज इन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। पहले हमने गुड्स की बात की, सर्विस की बात की, वही सेम पॉइंट्स हैं, बस इसके अंदर जो टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद सप्लाई एंड मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाईज, पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विसेज थ्रू एन ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सप्लायर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, सप्लायर हु इज़ आइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली। मार्जिनल सर्विस वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, 10% एंड 5 लाख रुपीज़ वाला, विच एवर इज हायर वो वहाँ पर लेके चलेंगे। इंटरेस्ट टू बी एक्सक्लूडेड, हर चीज़ में से इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आता है कि भाई कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होने वाली है, ये आता है मेन पॉइंट। ये कोई सी ऐसी भी कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शन एग्जाम में उसने ब्रीच करी तो वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा। ही शैल पे टैक्स, person opting for composition levy has to comply with following condition. He shall pay tax under section 9(3) and 9(4) reverse charge on inward supply of goods or services। तो बहुत वहाँ से वो एस्केप नहीं कर सकता, इनवर्ड सप्लाई पे रिवर्स चार्ज को पे करना तो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज़ नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल, वो ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाई CTP NRTP नहीं होना चाहिए, और अगर उसने वो लिया है तो उस केस के अंदर वो कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स उसने कलेक्ट कर लिया तो वो ये ब्रीच हो जाएगा और उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। और उसको मेंशन करना होगा अपने डिस्प्लेड बोर्ड पे परमानेंट लोकेशन पे कि भाई मैं एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि भाई ये खाम में GST चार्ज ना कर ले आपसे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें आपको दोबारा डिटेल में बताई गई है। इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग, ये भी प्रोसीजरल चीज़ें हैं डिपार्टमेंट की, इनको एक हल्की सी रीडिंग देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अब वैलिडिटी की बात आई तो भाई यहाँ पर भी आप इसमें बताया गया है कि आप खुद भी विड्रॉ कर सकते हो, और आपका अगर टर्नओवर एक्सीड करती है तो आपकी वैलिडिटी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी कंपोजिशन स्कीम से। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारी प्रोसीजर चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें थी। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर आता है मेन कि भाई कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स हैविंग द सेम पैन। अगर पैन नंबर आपका सेम है तो उसके अंडर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन आते हैं सबको कंपोजिशन स्कीम लेनी होगी। आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा गया स्टडी मटेरियल में सेम ऐसा ही कि दो लोग हैं से एक ही पैन में रजिस्टर्ड हैं और दोनों के दोनों रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दोनों ब्रांचेस के लिए वो बंदा चाह रहा है कि मैं एक को कंपोजिशन में रखूँ एक को रेगुलर में रखूँ, तो आपका आंसर क्या बनेगा कि भाई हाँ,
आपने पढ़ा हुआ है रेगुलर में, आप दोनों या तो कॉम्पोजिशन में हो सकते हो या दोनों रेगुलर स्कीम में हो सकते हो। और ये वही बात है, कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लाई कैन नॉट कलेक्ट टैक्स एंड चेन ऑफ आईटीसी क्रेडिट के अंदर वो नहीं घुस सकता, उससे वो बाहर है। और अगर इन सब चीज़ों के ऊपर उसने उल्लंघन किया तो उसको पेनल्टी लग जाएगी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। सो गाइज, ये था हमारा टॉपिक कॉम्पोजिशन स्कीम का। बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, पढ़ा है। और गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।